सर विंग्स कॉलेज उस्ताद को तैयार करता है जी जी। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? और दूसरा ये कि अगर उस्ताद तैयार होता है तो उसके पीछे कौन से फैक्ट्स हैं? जब तक उस्ताद को पढ़ाना नहीं आएगा उस वक्त तक वो बच्चे को किस तरह से अपना जो नॉलेज है वो कन्वे कर सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम की जब बात की जाती है तो पाकिस्तानी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ नौकर पैदा कर रहा है। जहाँ तक नौकर पैदा करने का सवाल है तो ये तो बहुत पुरानी बात है। जब लॉर्ड मैकाले बड़े सगीर में आया उसने काफ़ी लंबा अरसा यहाँ गुजार के अपने जो किंग को खत लिखा है। तो बच्चे को अगर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वालिदैन तो बचपन से उसको एक ख्वाब दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दी इंस्पिरेशन एकेडमी में एक बार फिर आपको कहूँगा खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम जेहलम रोड चकवाल में विंग्स कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। विंग्स कॉलेज तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई और आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO विंग्स कॉलेज मिस्टर इब्रार साहब। आज हम कॉलेज के बारे में इनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरह एक मुनज़्ज़म इदारे की इन्होंने बुनियाद रखी और दूसरा ये कि ये एक गवर्नमेंट ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं और एजुकेशन में किस तरह की तब्दीलियां जो है वो लाई जा सकती हैं। हमने एक और बड़ी अहम बात सुनी विंग्स कॉलेज के बारे में, वो ये है कि ये उस्ताद तैयार करता है इदारा, तो ये भी हम इनसे जानेंगे। ढेर सारी गुफ्तगू होगी, आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर इब्रार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है। काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। हमने जब इस इदारे की छानबीन की, थोड़ी इसके रिसर्च की, तो हमें मालूम हुआ कि ये पहले एक कंप्यूटर सेंटर के तौर पर आपने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया था। बिल्कुल। और उसके बाद तकरीबन 2000 या 2002 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। तो इतना ग्रैंड कंसेप्ट किस तरह आपके दिमाग में आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम अपना माफ़ी ज़मीर और अपने बारे में ये जो तरक्की के ज़ीने हम चढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो यहाँ छोटी सी बात करता चलता हूँ। तकरीबन 1999 के एंड पे या 2000 के शुरू में जी हमने एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर से बुनियाद रखी थी। वहाँ पे छोटा सा ये था, 4 एक कंप्यूटर रख के हमने अपनी मदद आपके तहत इदारा बनाया। उससे हमें काफ़ी आवाम की तरफ से हौसला अफजाई मिली। फिर 2001 में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसके तहत मौजूदा गवर्नमेंट स्कूलों को अगर प्राइमरी है तो उसे एलिमेंट्री कर दिया गया, लेकिन शाम की शिफ्ट में काम करना था। अगर एलिमेंट्री है तो उसे सेकेंडरी किया गया, सेकेंडरी को हाई सेकेंडरी कर दिया गया। तो हमने भी हाई स्कूल नंबर 2 पिनवाल रोड चकवाल जो है वो मशहूर माहिर तालीम चौधरी मुमताज़ हुसैन साहब के साथ मिलकर हमने वो स्कूल प्रोजेक्ट अपने ज़िम्मा लिया। वहाँ पे हाई सेकेंडरी की क्लासेस इवनिंग शिफ्ट में शुरू की। जी। इससे पहले मेरा तजर्बा जो है 94 से 7 अप्रैल 1994 से मैं एज स्कूल टीचर 2 इदारे मलबरी पब्लिक स्कूल, जिसे बाद में मैंने ख़ुद ख़रीद के अपने सीना सेकेंडरी स्कूल ऑफ साइंस बनाया, और एक और स्कूल था प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, वहाँ पे जॉब की। तकरीबन ये बनता है अरसा को 5 साल का, 94 से लेकर तकरीबन वो 5, 6, 5.5 साल, 99 2000 बन जाता है। 2001 में हमने वो जो कम्युनिटी पार्टनर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो लिया। तो वहाँ से हमें एक चीज़ मिली कि गवर्नमेंट का इदारा तो हम चला ही रहे हैं इवनिंग शिफ्ट में, लेकिन शाम का इतना हमारे चकवाल में रुझान नहीं था। तो हमने मॉर्निंग शिफ्ट में उसी कंप्यूटर कोचिंग एकेडमी को एक कॉलेज की शक्ल दी। तो तकरीबन 10 अगस्त 2002 को हमने विंग्स कंप्यूटर एंड कॉमर्स कॉलेज चकवाल की बुनियाद रखी और अपने मदद आपके तहत अपने सलाहियतों पे भरोसा करते हुए जो 5-6 साल का तजर्बा था, जिससे मेरे 2 और एजुकेशनिस्ट दोस्त गुलफाम मुर्तज़ा साहब और नदीम सादिक साहब जो है ना वो उसमें शामिल हुए और हमने बुनियाद रख दी। कंप्यूटर स्टडीज़ हमने शुरू की, ICS क्लासेस,
हमें यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हम लोग खुद मास्टर डिग्री होल्डर थे, तो 3 सब्जेक्ट हमारे तो हम खुद पढ़ा सकते थे, तीनों की मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री थी। तो हमने वो फिर क्या हुआ कि जूं जूं ज़रूरत बढ़ती गई, हमने तो अपनी एजुकेशन भी इनहेंस की। उसकी मिसाल देता हूँ कि 2006 में जब हम यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन के लिए गए, पहले हमने बोर्ड की एफिलिएशन ली, पिंडी बोर्ड की, उसके बाद हमने जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की एफिलिएशन लेने गए, तो वहाँ प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट थी कि आपको लाजमन M.Com या MBA होना चाहिए। तो हमने खुद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में शाम की शिफ्ट में दाखिला लिया रेगुलर, और वहाँ जाके अपना MBA कंप्लीट किया। फिर मुझे थोड़ा शौक़ था शुरू से ही, MA के साथ साथ मैं B.Ed था, B.Ed के बाद 2014 में मैंने M.Ed भी किया। और यहाँ मैं एक बड़े एजाज़ की बात करता चलूँ कि 2003 में जब हमने कंप्यूटर साइंस से आगे चल के प्री इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी, तो सैयद ज़ैन अयात हमारे एक स्टूडेंट है जो इस वक्त आप ये समझें कि पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं और फ्रांस के अंदर वो बंदा काम कर रहा है। एक फर्स्ट ईयर में वो गवर्नमेंट कॉलेज से मायूस होकर बच्चा हमारे पास आया, आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता था, तो हमने उसको नंबर देखते हुए मैट्रिक में 597 नंबर मुझे अभी भी याद है, उस वक्त के बड़े स्कोर होता था, तो हमने दाखिला दिया उसको, और उस बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया 839 नंबर लेके 2003-05 के सेशन में। विंग्स जो एक छोटा सा इदारा था उसमें उसने हमारा नाम रोशन किया, फिर वो इंजीनियरिंग की, बहुत बढ़िया, फिर वो स्टेप्स चढ़ता गया और आज वो पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, विंग्स कॉलेज की बुनियाद रखने का कोई एक मकसद था आपके जहन में उस वक्त, वो मकसद क्या था? मकसद हर एक बंदे के अपने तजर्बात होते हैं, क्योंकि उसी रोशनी में वो काम करता है और काम करना भी चाहिए कि जो कमियां आप में रह गई हों। तो हम जितने दोस्त थे इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, ना तो रिसोर्सेज थे ना वालिदैन के पास इतना पैसा था, तो हम लोगों ने सोचा कि बेहतर है कि हम किसी सरकारी जॉब, उस वक्त कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं था हमें इतना कि कोई सरकारी जॉब भी होती है, शुरू से प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना शुरू किया। फिर हमें कम्युनिटी का जो प्रोजेक्ट मिला उससे हमें थोड़ी सी और इनकरेजमेंट मिली, हमने विंग्स की बुनियाद रखी। विंग्स की बुनियाद रखने का एक ही मकसद था कि हम चकवाल के लोगों को, आवाम को सस्ती से सस्ती तालीम दें। जितनी मुश्किलात हमें तालीम हासिल करने में आई और जो हम नहीं कर सके, मतलब मेरा बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं FSC मेरे 799 स्कोर था, 91-93 के सेशन में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हुआ, लेकिन वालिदैन के पास फाइनेंसेस नहीं थे। लाड़काना मेडिकल कॉलेज है ये, चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में, तो वहाँ से एक चीज़ आई कि यार अपनी औलाद तो होगी, लेकिन ये चकवाल की आवाम के जो बच्चे हैं वो भी हमारी औलाद है, तो क्यों ना इनके लिए कोई ऐसा काम किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, इनकरेजमेंट दी जाए। तो विंग्स ने सस्ती तालीम में, यानी बहुत कम फीस के अंदर बहुत अच्छी बुनियाद रखी आला तालीम देने की, और उस आला तालीम में मैं ये समझता हूँ, मेरा ये फ़ख्र है, अल्लाह का करम है कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर में रह के तालीम को एनहेंस किया, ठीक है, उसमें मैंने जो देखा कि कैसे बच्चे पे मेहनत करनी है, किस रुख पे लेके जाना है, इंफॉर्मेशन खुद गैदर करते थे कि आगे कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ हम बच्चों को तैयार करके भिजवा सकते हैं और जहाँ वो अपने अच्छे मकाम पे पहुँच के जो अच्छी रोज़ी रोटी को कमा सकता है, अपने ज़हन को रोशन कर सकता है, इखलाकियात को बेहतर कर सकता है। और तो वो कोई शक नहीं है कि अभी भी पूरे चकवाल के जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे सस्ता स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज फ़ी कम, सस्ता तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फ़ी कम है और उसमें बेहतर और आला तालीम का हम ये दावा करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि मोस्टली जो लोग मार्केट में इस वक्त हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि खुद, यानी ओनर्स में से, ठीक है, कि जो खुद पढ़ाते हों। बड़ी बात। हमारा ये सबसे तुरा इम्तियाज़ क्या है कि हम खुद पढ़ाते हैं, हर क्लास में अपना एक एक पीरियड 4 से 5 पीरियड तक हम खुद लेते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स इस वक्त किस लेवल पे है, किस डायरेक्शन में या डायमेंशन में उस पर मेहनत करना है ताकि वो आगे निकल सके। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ 2014 में हमारा स्टूडेंट, ठीक है, उसने 2014 में पिंडी बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में उसने 3rd पोजीशन। ज़बरदस्त। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है ना वो था, उमर जावेद नाम था, 990 स्कोर लेकर उसने 3rd पोजीशन ली। इत्तफाक ऐसा हुआ
कि वो हमारी किस्मत का सितारा चमक रहा था। 2015 में जी हमारा एक और स्टूडेंट जो है वो उसने जो है ना कॉमर्स ग्रुप में शहबाज कहूट, मोहम्मद शहबाज कहूट ने कॉमर्स ग्रुप में 3rd पोजीशन ली। तो 2 साल लगातार चकवाल के बॉयज़ कॉलेजेस में, प्राइवेट सेक्टर में, मैं अभी नए कॉलेजेस या अभी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन लंबे अरसे से हम जो है ना बोर्ड पोजीशन विनर रहे हैं। लड़कियों में बहुत सारे हमारे दोस्त इदारों वाले वो हर साल तकरीबन कोई ना कोई इदारा ले लेता है, लेकिन बॉयज़ में तहसील चकवाल में और ज़िला चकवाल के चंद इदारों में से, चंद गिनती के इदारों में से है कि जो पोजीशन लेते रहे। बिल्कुल सर, विंग्स कॉलेज उस्ताद को तैयार करता है। जी जी जी, ये किस हद तक बात दुरुस्त है? और दूसरा ये कि अगर उस्ताद तैयार होता है तो उसके पीछे कौन से फैक्ट्स हैं? उसमें मैं बता देता हूँ क्योंकि ख़ुद मैं उस्ताद हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस्ताद के दर्जे पे फाइज नहीं करता, क्योंकि जिसका वो जो समझ लेता है ना कि मैं अकल कुल हूँ या आलिम फाजिल हो गए, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अली करम अल्लाह वजह का कौल भी है कि जो खुद को बहुत आलिम समझता है उससे बड़ा बेवकूफ़ या जाहिल कोई नहीं होता। तो मैंने चूँकि साथ साथ पढ़ता रहा, FSC के बाद सारी तालीम मेरी प्राइवेट है। उस वक्त मैंने BA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, B.Ed किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया, फिर मैंने रेगुलर MBA किया, फिर मैंने रेगुलर ही M.Ed किया। तो जब तक उस्ताद को पढ़ाना नहीं आएगा उस वक्त तक वो बच्चे को किस तरह से अपना जो नॉलेज है वो कन्वे कर सकता है। तो सूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैसीत मुबल्लिग या मुअल्लम 3 खसूसी जो पढ़ाते वक्त उनकी बड़ी खसूसियत थी, वो ये थी कि आप एक जुमले को, एक बात को तकरीबन 3 दफ़ा दोहराते थे ताकि उसके मकसद, उस दौरान उनकी आवाज़ जो है वो न धीमी होती थी ना बहुत बुलंद होती थी। वजह जो तहकीक करने पे पता चली वो ये थी कि जब वो बात को 3 दफ़ा दोहराते थे तो उसका मकसद था कि आखिर में बैठे हुए बंदे तक भी वो आवाज़ पहुँचे एक बात, ताकि वो अच्छी तरह सुन ले, समझ ले, याद कर ले, और सबसे बढ़कर ये है कि अगर लिखना चाहे तो उसको लिख ले। यानी ये वो 3 दर्जे हैं आपके इल्म हासिल करने के कि आप पहले सब गौर से समझें, उसके बाद उसको लिखना चाहे तो लिख लें, और उसी दौरान अगर आपको याद हो जाए तो हमारी शुरू से कोशिश ये है कि हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ उसको वहीं पे याद कर ले। तो ये जो तरीकाकार था, ये जब तक हम अपने साथ टीम को नहीं कन्वे करेंगे, चलो मैंने तो कर लिया जी, लेकिन एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस तरह वो एक नौसीखिया रोटी बनाएगा तो उसके मुख्तलिफ कान निकाल देगा, तो रोटी गोल नहीं बनेगी तो खाने को भी दिल नहीं करेगा। इसी तरह से तालीम भी है कि जब तक आप स्टूडेंट तक अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपना पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, इसको तैयार कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या है, B.Ed हुआ, M.Ed हुआ, टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, तो टीचर्स को हम साथ साथ गाइड करते हैं, और वो सिलसिला शुरू होता है सब्जेक्ट डिवीजन से, मतलब उसका जो सिलेबस की ब्रेक डाउन है उससे, फिर टारगेट दिया जाता है कि कितने अरसे में कितना उससे ख़त्म करना है, फिर स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है जो कि टीचर के टेस्ट से भी शो होता है, टीचर के अपनी ज़ुबानी भी मिल जाता है, तो साथ साथ कॉपी वर्क भी है, फिर हमने एक डायरी भी नोट करा रखी है, ठीक है, कि उस डायरी पे बच्चा सिर्फ होमवर्क ना लिखे। ये हमने एक डिफरेंट ट्रेंड दिया वहाँ पे टीचर के थ्रू ही, टीचर को समझाई पहले बात जो हम टीचर को तैयार कर रहे हैं कि आप अपना क्लास वर्क, आपको लेसन प्लान हुआ है, बोर्ड पे जाके नोट करें और डायरी नोट करा दें कि वी आर गोइंग टू स्टडी सच एंड सच सो एंड सो लेसन, इतना पढ़ेंगे हम, इतने सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद वो टारगेट सेट हो गया टीचर के ज़हन में, अब उसने पढ़ाना है कि उतना मैं लिखवा चुका हूँ, पढ़ाना है, ठीक है। तो इस हवाले से फिर जहाँ उसको देखते हैं उसको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, अब टीचर कई दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझसे परफॉर्मेंस से मुतमिन है, तो मैं उससे बड़ा सादा सा एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपना जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सामने रखिए, उसमें देखिए कि आपके क्लास में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें रिजल्ट परसेंटेज क्या है, आखिरी जो आपने टेस्ट लिया था उसकी, अगर वो 60-70% पासिंग परसेंटेज है तो उसको ये मिल जाता है, इंडिकेटर मिलता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, उसको बेहतरीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक का अपना टारगेट है कि वो 100% तक पहुँचे।
तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें हम टीचर तक कन्वे करते हैं, वो खुद अपनी इवेल्युएशन करता है, ताकि मेरे पास जब रिजल्ट पहुँचे, यानी प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट पहुँचे, तो वो पहले से ही 80-90% पे बच्चा खड़ा हुआ। अगर बच्चा अपने रवैये से मुतासर नहीं कर रहा, तो फिर टीचर को ये एडवाइस की जाती है कि उसको किस मेथडोलॉजी के ज़रिए, मसलन टीचिंग जो उसकी चल रही है उसमें अपने तरीक़ाकार में तब्दीली लाए। उसको फ़र्ज़ किया नहीं लेक्चर तैयार हो रहा, पूरी तरह ग्रिप नहीं हो रही, तो हमारे पास बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब है जहाँ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, बड़ी क्लासेस को पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासेस को भी हम वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो अच्छे जो मास्टर ट्रेनर हैं उन्होंने उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया था, हम बाकायदा सेशन ले लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप आएँ, बैठें, वो चेक करें कि एक मास्टर ट्रेनर उसी टॉपिक को कैसे पढ़ा रहा है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है, वो टीचर हमारा साथ साथ ट्रेन हो जाता है। फिर जब आप ट्रेनर भी रहे हैं, तो अभी भी आप गवर्नमेंट ट्रेनर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो एज अ ट्रेनर एक टीचर और एक स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कौन सी चीज़ें उसमें तब्दील करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं चलता हूँ, ये हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का क्या ये सिलसिला चल रहा है जी 2006 से। जी 2006 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी या करिकुलम था, उसको देखा गया, वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ पाई गई। वहाँ पे इस्लामियात को बहुत छोटे लेवल पे जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो मदगम किया गया था 30वीं जमात तक, ठीक है। तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या करना है। उसे पुराने माजी में जाएं तो आपको मिलेगा कि दीनियात का मजमून होता था, आजकल इस्लामियात हो गया, वहाँ पे दीनियात पढ़ाई जाती थी, मुख्तलिफ अदियान पढ़ाए जाते थे। बाद में इसको जनरल नॉलेज में मिक्सअप किया गया, तो वहाँ ज़रूरत पेश आई कि इस तरह के कई चीज़ें जो है ना वो हमने बेहतर करनी है। तो ये सिलसिला तो 2006 की से शुरू होता है उसको स्टडी करने से, लेकिन 2009 फिर 10 फिर 11 14 में भी 15 में भी इसकी मीटिंग्स होती रही। फिर ये 18 में आके कोई मेच्योर शक्ल आई, फिर मौजूदा हुकूमत ने इसको 2020 में लॉन्च कर दिया कि किस लेवल तक क्या करना है। इसमें जो तब्दीलियाँ मैं समझता हूँ ऐसा इकदाम है मौजूदा हुकूमत का या हमारे माजी की हुकूमतों का, मैं सबको क्रेडिट दूंगा, सब ने थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है। इसकी सादा सी मिसाल हम देते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश आई इस एक नसाब की पूरी कौम को। हमारा कोई भी बच्चा एक स्कूल का जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वालिदैन के बकौल, और वो चाहते हैं कि किसी और बेहतर स्कूल में ले जाया जाए ताकि वो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस करे। मसलन चकवाल से उठा के वो लेके चले जाते हैं पिंडी, वहाँ के किसी अच्छे इदारे में। वहाँ पे क्या होता है, हर इदारा अपना एक एंट्री टेस्ट लेता है। एंट्री टेस्ट जब वही टॉपर बच्चा जो हर लिहाज से तैयार है टेस्ट देता है तो वो फेल हो जाता है। तो पहले ये गलत नाम बात थी कि इदारा जानबूझ के ना अपनी साख को बुलंद करने के लिए सो कॉल्ड नाम निहाद टेस्ट जानबूझ के मुश्किल लेता है ताकि बच्चा फेल हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब एक किताब के अंदर उस बच्चे ने चंद कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही नहीं है और वो एक बेहतर बड़े शहर का अच्छे इदारा जो है वो समझता है कि वो पढ़ाने चाहिए, बच्चे ने पढ़े नहीं है, उसी में से वो टेस्ट लेता है, मैथ का ले ले, साइंस का ले ले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी किताब में नहीं है, उससे फेल होना है। ऐसे अब क्या किया गया कि पूरे मुल्क में एक जैसा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, बहुत आला वाला, दरमियाने लेवल का, नीचे वाले लेवल का, इस तरह स्कूल्स हैं, तो उन सब में एक जैसा सिलेबस किया जाए, उसके कंटेंट्स एक जैसे हों ताकि झुग्गी में रहने वाला बच्चा, ये खुले आसमान तले फुटपाथ पे सोने वाला बच्चा, अगर वो भी भट्टे पे काम करने वाला बच्चा स्कूल जाता है तो वो भी वही चीज़ पढ़ रहा हो जो कि बीकन हाउस में या उससे बड़े इदारे में पढ़ाई जा रही है। हुकूमत का तो ये एक विजन था। अब किस हद तक है उसमें रुकावटें आ रही हैं, लेकिन वो हुकूमती लेवल का मसला है, उसमें हमारे डिस्कशन। तो एक जैसी चीज़ जब पढ़ेंगे तो एक जैसा सोच पैदा होगी। बिल्कुल, जब एक जैसी सोच पैदा होगी तो एक जैसा मकसद हयात मिलेगा। जब मकसद हयात बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि ये तहजीब याफ्ता माशरा वजूद में आया। तो रसूल पाक का क्या था, उन्होंने भी एक माशरा तैयार किया था, अपनी अच्छी अखलाकी कदरें ट्रांसफर की थी। ठीक है, तो हमारी अगर इस कौम में ये चीज़ें जो अभी कोशिश हो रही है, स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हो जाती है तो हम एक बहुत अच्छी सिमत में जाएंगे जहाँ पाकिस्तान तरक्की करेगा। और यही हमारा मतलूब मकसूद जो है ना वो एक उस्ताद का होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अच्छा सर, एजुकेशनल सिस्टम की जब बात की जाती है तो पाकिस्तानी जो एजुकेशनल सिस्टम है इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ नौकर पैदा कर रहा है, बाकी कोई हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं आ रहे, कोई आईटी में स्पेशलिस्ट नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ जी। जहाँ तक नौकर पैदा करने का सवाल है तो ये तो बहुत पुरानी बात है। जब लॉर्ड मैकॉले बरे सगीर में आया, उसने काफ़ी लंबा अर्सा यहाँ गुजार के
अपने जो किंग को ख़त लिखा या उस पर्सनली उसको जाके बताया, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लिखा या बताया, उसकी तहरीरें भी मिलती हैं, अखबारों में भी आई कि यहाँ पे जो बड़े सगीर में मुसलमान उस मुग़ल बादशाह थे, आपको पता है, तो यहाँ पे जो तालीम दी जा रही थी पूरे मुल्क में एक तो एक जैसी तालीम थी, क्योंकि एक तरफ से सारे इकट्ठे हुए थे। असातिज़ा कराम अरबी और फ़ारसी के माहिर थे, ज़ुबान के, फ़िक़्ह के, सारे मज़ामीन में माहिर थे। उनकी तालीम की जो बुनियाद थी ना, दो मेन पॉइंट थे। वो कौन कौन से थे? पहले ये तहकीक, रिसर्च, कि जो इल्म हासिल करना है वो आपने रिसर्च करके, सर्च होता है तलाश करना, रिसर्च है बार बार उस पर तलाश करके तो उसको अच्छी चीज़ को सामने लाना, कुरेदना। एक तो उसकी बुनियाद थी जो हमारे मौजूदा वक्त में नापैद हो चुकी है। जो किताब में लिखा हुआ है, जो एक की बुक में लिखा हुआ है, एक बड़े प्रोफेसर की लिखी हुई किसी नोट्स में है, हमने उसे हरफ आखिर समझ के रट लेना है। ठीक। दूसरा उसने बताया किंग को कि जनाब इनका जो दूसरा बड़ी बात यह है कि एक तो कुरेद की रिसर्च करके वो इल्म हासिल करते हैं, ढूंढ के काबिल असातिज़ा के पास जाके इल्म हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पर फिर खुद को पेश कर देते हैं लोगों के सामने, बड़े असातिज़ा कराम के सामने, कि इस पर हम जो चीज़ हमने पढ़ी है वो हम डिलीवर करते हैं आपके सामने, आप उस पर तनकीद कीजिए। तनकीद से अब हमारी मुराद, हम लोग क्या करते हैं, नुक्ता चीनी, यानी कि सिर्फ क्या करना है, आपने बखिया देने हैं, जिस बंदे ने काम किया है बस उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को सामने लाना है। हालांकि ऐसा नहीं है, तनकीद तो दोनों रुख हैं उसके, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करनी चाहिए कि किस हद तक, ये ज्यादा बेहतर है कि किस हद तक इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर एडिशन की है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि इसके अगर कुछ वीक पॉइंट रह गए हैं तो इसको इस लिहाज से बताया जाए अलहदा करके या नोट की सूरत में कि वो उसको इम्प्रूव कर ले। तो जब किंग को पता चला तो उसने हल पूछा, क्या तहकीक और तनकीद है, तो उसने निचोड़ भी निकाल के दिया था, इस कौम को हम नहीं हरा सकते। ये उस वक्त की बात, ये उस वक्त की बात है। यानी आपका सवाल की बुनियाद अभी मौजूदा वक्त पे नहीं है, ये माजी में है। तो बादशाह ने कहा इस कौम को हराना है हमने जी। तो जब हराना है तो उससे कहा था, पीरियड मांगा था लंबा अरसा कि इनके निसाब तालीम को, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग को, लर्निंग को तब्दील करना पड़ेगा। किस हद तक तब्दील करना पड़ेगा कि इनको ये चीज़ बावर करा दी जाए कि जो ये चीज़ हासिल कर रहे हैं इल्म के नाम पे वो बिल्कुल फजूल चीज़ है। उसके लिए इनके सिलेबस में से जो असलाफ हैं उनका जो जिक्र मिलता है, उनके जो अखलाकियात मिलती हैं, उनके किरदार की जो बातें हम करते हैं, उनको निसाब में से निकालना पड़ेगा ताकि ये असलाफ से हो जाए दूर, जहाँ ये मुतासिर होते हैं। मुतासिर हो के बंदा, इंस्पायर हो के बंदा उसको फॉलो करता है। फॉलोइंग हो जाएगी ख़त्म। जब फॉलोइंग ख़त्म होगी तो फिर हम इनको पढ़ाएंगे उतना नॉलेज जिससे बड़े होकर सिर्फ ये नौकर होंगे, और नौकर किसके होंगे? ताजे बरतानिया के होंगे। वही निज़ाम चलता चलता यहाँ तक आप पहुँचे कि अब भी जो कुछ किताब में लिखा हुआ है वो हरफ आखिर है। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि जैसे हम अपनी बात करते हैं, कॉलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, गो कि हमारे पास 9th और 10th की क्लासेस भी हैं, लेकिन उनका बोर्ड एग्ज़ाम है। जी। क्या जो पढ़ाना है बोर्ड एग्ज़ाम को सामने रख के पढ़ाना है। बिल्कुल। खुद से इम्तिहान नहीं ले सकते, ऐसे ही खुद से फालतू पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन असल में आगे जाके फिर बोर्ड के उस फॉर्मेट तक महदूद होना पड़ता है हमें कि कहीं बच्चा बोर्ड के एग्जाम में फेल ना हो जाए। अब क्या पढ़ा कोई और रहा है, पर्चा गो के पढ़ाने वाले ही कर रहा है, लेकिन पर्चा बनाने वाले के लिए एक शर्त रखी गई है, उससे पिछले 5 साल वो क्लास ना पढ़ाई हो। वो लॉजिक ये देते हैं कि पर्चा इस अंदाज से सेट किया जाए कि हर पहलू को सामने लाया जाए, क्योंकि पढ़ाने वाले को पता है इसमें से क्या चीज़ ज़्यादा अहम है, कौन सी चीज़ कम अहम है। वो ज़्यादा अहम है से ज़्यादा सवाल डाल देगा और कम अहम में से कम डालेगा, तो वो बंदा जो नहीं पढ़ा रहा वो हर एक को बराबर तकसीम करेगा। गो के लॉजिक ही है जिस पे बहुत सारी बहस है, मैं यहाँ पे नहीं करता, इतना टाइम नहीं है, लेकिन उससे बच्चा मुतासिर होता है। फिर ब्लूम टेक्सोनोमी का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे लेवल पे। आगे चल के हमारे पास अब नई जो फॉर्मेटिंग आनी है 2022 के इम्तिहान में, वो ब्लूम टेक्सोनोमी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए पहले कौम को तैयार करना होगा। तैयार करेंगे तो फिर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि कुछ बच्चे का नॉलेज पेपर में आए ताकि कुछ मार्क्स लेके इनकरेजमेंट ले।
कुछ उसका जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग भी पता चले कि उससे टॉपिक से सीखा कितना है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स उठाई जाएं, जैसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, वो भी आ जाए ताकि बच्चे के हर हवाले से हम ग्रूमिंग कर सकें। सर आपका एक्सपीरियंस एज अ टीचर भी बहुत है और आपने एक इदारे को भी चलाया, तो आप इस एक्सपीरियंस को किस तरह शेयर करना चाहेंगे? अगर एक कोई आम बंदा सुन रहा है, उसको इंस्पिरेशन चाहिए, कोई नया वो काम शुरू करता है तब भी, और अगर वो उस्ताद बनने की ख्वाहिश ले के मार्केट में आ रहा है तो तब भी, तो आप अपना एक्सपीरियंस कोई वन लाइनर के तौर पर उसे क्या देंगे कि कौन से उसके अंदर गट्स होने चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं तकरीबन 7 अप्रैल 1994 से पढ़ा रहा हूँ। उस दौरान मुझे मुख्तलिफ जो है ना वो सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, तो उनको सामने रखते हुए जो नया बंदा आ रहा है, सबसे पहले तो उसकी तालीम उसे मुकम्मल करके आनी चाहिए, एटलीस्ट BS या मास्टर डिग्री कि कम अज़ कम थोड़ा सा नॉलेज तो हो उसके पास। उसके बाद यह है कि वो उसे पढ़ाने के लिए ना आए, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी करने के बहाने आते हैं, जबकि मेरा तजर्बा यह है कि मैंने अगर तालीम को किसी हद तक बतौर स्टूडेंट सीखा है तो वो टीचिंग के प्रोफेशन में आकर सीखा। उसे ये नहीं है कि मैंने तनख्वाह लेनी है या मैंने 2 पीरियड या 6 पीरियड पढ़ाने हैं, वो इसलिए आए कि जो पढ़ के आया हूँ मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, शायद वहाँ पे तो वो इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ता रहा, मैं इसको सीखने के लिए हूँ। और सीखने का बेहतरीन अमल क्या है कि आप जो कुछ जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उस लेवल पे मौजूद 2 कह सकते हैं मीडियोकर लेवल के बच्चे जो हैं ज़हनी एतबार से, उनको पढ़ाएं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मौका मिल रहा है ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का, तो आप चेक करें कि आपका मैसेज पूरे का पूरा कन्वे हो गया है कि नहीं हो गया। सही हो, आप उसमें अथॉरिटी बनिए। वैसे चिप्स पढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अगर चिप्स की डिग्री अच्छी होती तो किसी और बड़े इदारे में चला जाता, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक स्कूल में जाता, और अगर ब्रूकफील्ड अच्छा होता तो फिर वो चिप्स को लेता ही नहीं मीडियोकर डिग्री के साथ। ये एक बड़ी अहम बात है। तो जितने अच्छे इदारों से पढ़ा कर अगर किसी मजबूरी से वो टीचर छोटे लेवल पे आता है, तो एक इदारा जो उस छोटे लेवल पे मौजूद है, या छोटे ज़िले में मौजूद है, तहसील में मौजूद है, गांव में या कस्बे में मौजूद है, वो टीचर को फौरी तौर पे कैच करेगा, फौरी तौर पर उसे अच्छी ऑफर करेगा। वजह क्या है? जिस इदारे से आ रहा है वहाँ पे कुछ इखलाकों के जो है ना अक़दार वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो वाला तरीक़ाकार या वो वाला माहौल दिया जाए जो एक HSN लेवल के या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी है लाहौर, उसका वो अगर बंदा इत्तफाक से उन्हें मिल रहा है तो वो वाली सारी की सारी अक़दार, वो टाइम टेबल, वो तरीक़ाकार ट्रेनिंग का, बच्चों को पढ़ाने का, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, वो सारा कराया जाए ताकि आपका टीचर जो बाकी टीचर्स हैं उस टीचर के क्या कहेंगे हम उसकी लीडरशिप में या इमामत में उसके तरीक़ाकार से कुछ सबक सीखें। और आपका टीचर बार बार आपका सवाल आ रहा है कि टीचर तैयार हो रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि इस तरह की चीज़ हो। अच्छा, जब टीचर तैयार होगा तो ही वो एक एसेट बनेगा, वही एक अच्छी सोच देगा बच्चे को, उस सोच के तहत एक मकसद हयात का तयन होगा और फिर तरक्की के जीने हम चढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही, और ये हमारी कौम के लिए बहुत, कौम के बहुत, बच्चे के लिए जो एक टीचर के लिए एक और नसीहत जो मेरी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैंने अपने बचपन से लेकर सीखी। हम गाँव जाते थे तो गाँव में तालीम नहीं थी, इसी वजह से हमने माइग्रेशन की डंडोत से चकवाल में, लेकिन कभी कभार जाना होता था बचपन में, बहुत बचपन की बात है, जब मैं 3री-4थी जमात में पढ़ता था, तो जो मेरी रिश्तेदार बूढ़ी ख़वातीन होती थी, अगर कोई रास्ते में मिलती थी तो वो कुछ सवाल किया करती थी। मैं आज भी बड़ा उसको सल्यूट करता हूँ उस खातून को। मैं मिला तो उन्होंने पहला सवाल किया कि बेटा क्या आप पढ़ रहे हो? मैं जब करता था जी मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो कहती थी किस स्कूल में पढ़ रहे हो? हालांकि वो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, तो खैर मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ कहूँगा, शायद पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, लेकिन वो जाहिल नहीं थे, अनपढ़ ज़रूर थे लेकिन गुड़े हुए लोग थे, तजर्बे का। बेटा पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। यानी बहुत बड़ी चीज़ है कि उसे इल्म से दिलचस्पी है। अगली बात, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में या सरकारी में? ये बड़ा अहम सवाल था जो बाद में समझ आई कि शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे
प्राइवेट सेक्टर में तादाद कम होती है, किसी हद तक हम कह सकते हैं वहाँ क्वालिटी थोड़ी सी उस हवाले से कह सकते हैं, लेकिन शायद कोई बंदा इख्तलाफ भी करे तो लेकिन सवाल इसी तरह से है, चाहे वो सरकारी इदारे की क्वालिटी अच्छी है या प्राइवेट सेक्टर का, पूछना जरूरी समझते थे कि किस इदारे में जाएं तो अच्छी पढ़ाई होती है। ये बड़ा अहम सवाल था। आखिरी बहुत ही क्रिटिकल सवाल होता था, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, वालिदैन से भी, असातिज़ा से भी, ओनर्स से भी, जो छोटे लेवल पे स्पेशली काम कर रहे हैं, वो आखिरी सवाल मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा वो मकसद हयात है। वो सवाल ये था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। आज सारे वालिदैन कहते हैं कि मेरा बेटा 99.9% मार्क्स ले गया है, मेरा बेटा 100% ले गया है, मेरे बच्चे के इतने मार्क्स हैं। वही लॉर्ड मैकाले का और आपका सवाल, नौकर पैदा करना। ये सवाल नहीं है कि कितने परसेंट इल्म लिया है जी। सवाल ये है कि बच्चे ने इदारे से क्या कुछ पॉजिटिव सीखा है जी। क्या उसने मकसद हयात का तयन, कम अज कम, मैं ज्यादा बात नहीं करता, 5वीं तक। वालिदैन कहते हैं जी 5वीं तक बच्चे को क्या पता होता है जी जी। यार जब टीचर बार बार उसके ज़हन में डालेगा कि बेटा क्या पढ़ना है, वो अपने इर्द गिर्द देखेगा तो कम मारेगा। जैसे मैं अपने बचपन से देखूं, अबू एयरफोर्स में थे तो शुरू में मेरा जो था वो ये था कि मैंने पायलट बनना है। अबू एयरफोर्स में उनके वो सीने के ऊपर एक शहबाज लगा होता था रेड कलर का, उसको देखते कि मैंने अब्बा से पूछा, उन्होंने कहा ये वो एयरफोर्स है, तो हमारे वो जहाज उड़ाने वाले लोगों से मुतल्लिक है, तो हम भी उनके करीब हैं चूंकि, तो इस वजह से लगा हुआ है। तो मेरे ज़हन में बैठ गया पायलट बनना है। तो मैंने सीखी, किसी ने बताई नहीं, सीखी तो मैंने अपने माशरे से, अपने बड़ों से या इर्द गिर्द से। तो ये हमारा जो आज का बच्चा ये क्यों नहीं सीख रहा। अगली बात मैंने जो किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7वीं 8वीं में पहुंचा, मगर शायद 6ठी 7वीं की बात है, मुझे अस्पताल जाने का, बीमार हुआ, अस्पताल गया, वहाँ पे देखा डॉक्टर की बड़ी जो है ना वो इज्जत है, या डॉक्टर का काम बड़ा अहम है। वैल्यू तो अपनी जगह पे है, डॉक्टर का काम बड़ा अहम है, ये लोगों की जान बचाता है। फिर मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है, ये दिल का है, ये गुर्दे का है, ये फलां फलां फलां, ठीक है। तो उससे मेरी इंस्पिरेशन पैदा हुई कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर 9th में खुद बहुत बायो रखी गई, 1st में पहुंचे तो फिर बायो रखी गई। फिर ये हुआ कि वो ज़हन में बैठा हुआ सवाल उस खातून का, बड़ी अम्मा का, फिर मॉल से सीखते सीखते मैंने चाणका मेडिकल कॉलेज लड़काना का मेरिट विन किया। जाना ना जाना वो एक अलग चीज़ है, नसीब की भी बातें अपनी जगह पे हैं, मुकद्दर भी बड़ी अहम है, लेकिन आप एक लाइन पे चल रहे हो। ऐसे ही हमारा आज का बच्चा किसी लाइन पे नहीं चल रहा। उसे टीवी ड्रामों का शौक है, उसे गेम्स खेलने का शौक है, उसे पबजी का पता है उसको सारा, लेकिन बनना क्या है क्योंकि वो देख ही यही रहा है, वो देख ही यही रहा है। उसकी दिलचस्पी का सामान पैदा कीजिए, सिलेक्शन खुद ही करे, बच्चे पे आप प्रेशर नहीं दे सकते ऐसे ही, लेकिन उसको वो माहौल तो देना, उसके सामने खिलौने तो रखे ना, डॉक्टर की स्टेथोस्कोप रखें, चाहे खिलौने ही सही, दवाएं कोई रखें, कोई ब्लड प्रेशर का आला रखें, खिलौने इसी मिल जाते हैं बाजार से, उधर जाएगा। नहीं तो टूल्स रखें, टूल्स के साथ कोई छेड़खानी करेगा ऐसे ही, कंप्यूटर रखें, कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करेगा। तो यहाँ पे हमारी इदारे की और कामयाब बात जो मैं स्पेशली कहूँगा आखिर में, कि हम अपने बच्चे को जब वो पार्ट 1 में दाखिला लेता है तो हम मुख्तलिफ अकेडमीज वालों को इनवाइट करते हैं, राब्ते में रहते हैं उनसे कि आप चकवाल आएँ तो हमारे पास एक कैरियर काउंसलिंग पे, मोटिवेशन पे लेक्चर देके जाएँ, कि अगर बच्चे ने पहले नहीं सोचा तो अभी सोच ले। फिर 1-2 टीचर्स को हम ये करते हैं, अगर वो करीब हैं और हमारी बात वो मान लेते हैं, और मोस्टली मानते हैं कि वो 1-2 लेक्चर ज़रूर डिलीवर करें यहाँ पे, ताकि हमारा वो टीचर वाला सवाल आपने किया था, टीचर पीछे बैठा हुआ वो देखे किस अंदाज से पढ़ा रहा है। एक लाहौर से आने वाला बंदा, पिंडी से आने वाला बंदा, सरगोदा से आने वाला बंदा जो अकेडमिक ऐसा है, वो देखे कि वो लोग किस तरह पढ़ाते हैं, बोर्ड का एग्जाम तक पढ़ाने के लिए क्या तरीकाकार है, और एंटी टेस्ट को पढ़ाने का क्या अंदाज है, किस तरह से वो एक एक बारीक चीज़ उठाते हैं। जो हमारा FSE फुल तैयार करके जाने वाला बच्चा जाके एंटी टेस्ट में फेल होता तो पीछे रीज़न होती है, तो वो किस तरह पढ़ा रहा है उसको पता चले। दूसरे को पता हो कि ये कौन सा टेस्ट है, MD कैट है या E कैट है, ये क्या है, आगे कौन कौन से शोबे हैं वो आके बताते हैं। हमारा स्टूडेंट होता है वेल इक्विप्ड, पहले से करता है, तैयारी करता है, उसके ज़हन में होता है, वो जाके अकेडमी में फिर दाखिले भी लेता है, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे पहुंचते हैं। जैसे वो बताया मैंने, हमारा वो पोस्ट डॉक्टरेट कर गया, बड़ी बात। तो ये एक बहुत बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है कि एक बच्चा जो पार्ट 1 में फेल होके आता है गवर्नमेंट कॉलेज से, वो हमारे पास आके न सिर्फ इंजीनियर
प्री इंजीनियरिंग करता है अच्छे नंबरों के साथ, अच्छी यूईटी टेक्सास से उसका इंजीनियरिंग होती है, फिर वो फिनलैंड से करता है, एमएससी करता है, उसके बाद फ्रांस चला जाता है और वहाँ से वो पीएचडी बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट करता है, बहुत अच्छे इदारे में बहुत अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रहा है। यकीनन उसकी बेस इस काबिल थी, हमने इसको खुद तैयार किया, हर बच्चे को तैयार करने। तो बच्चे को अगर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वालिदैन तो बचपन से उसको एक ख्वाब दे दीजिए, ख्वाब होगा तो उसके हसूल के लिए वो कोशिश करेगा। अगर ख्वाब नहीं होगा तो फिर वो सिर्फ क्लासेस पढ़ेगा और वो कल कहीं जाके छोटी मोटी या थोड़े से बेहतर लेवल पे जाके नौकर बनेगा बेहतरीन। हमने नौकर नहीं बनाना, ऐसे ही हमने उसे रिसर्च और तनकीद का सामना करना सिखाना है ताकि वो जिंदगी में किसी भी शोबे में वो मार ना खाए, किसी भी शोबे में जाए तो उसकी कोई कमी या कमजोरी ना रह जाए कि जिससे वो लोग नुक्ता एतराज उठाएं या उंगली उठाएं कि इसने गलत इदारे का इंतखाब किया था। तो इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन बहसीयत मौलम हमारी जिम्मेदारी है कि हम माशरे में बच्चे को अच्छा ट्रेंड करके, ख्वाब उसने लिया है या नहीं लिया, आप ज़रूर उसकी आंखों में ख्वाब सजा दीजिए ताकि ख्वाब के असूल के लिए चले। अल्लाह ने भी इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो उसको एक मकसद दे के भेजा है कि अल्लाह ताला की रज़ा लेनी है, और अल्लाह की रज़ा किन कामों में है, वो काम कौन कौन से है और उसको कैसे लेना है, ये खुद ढूंढना है, ये ढूंढना है, तलाश करना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किसी दिन फिर हम किसी ख़ास टॉपिक को लेके इंशाअल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सर ने बहुत अच्छे अंदाज में तकरीबन हर हवाले से, हर पहलू से गुफ्तगू की जो बच्चे के लिए, किसी उस्ताद के लिए और जो कोई इदारा चला रहा है उसके लिए बहुत अहम थी। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।